नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। दिल्ली के मुस्तफाबाद इलाके में शुक्रवार देर रात एक 4 मंजिला बिल्डिंग भरभराकर गिर गई। इस हादसे में शुरुआत में 4 लोगों के मरने की खबर आई थी। हालांकि अब मरने वालों की संख्या बढ़कर 11 हो गई है। पुलिस समेत लगभग 16 विभाग की टीमों ने मौके पर पहुंचकर मोर्चा संभाला। टीमों द्वारा लगातार मलबे को हटाने का काम किया गया। एजेंसियों की टीमों के आने से पहले स्थानीय लोगों ने 4 लोगों को मलबे से बाहर निकाला और इनमें से 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। वहीं 3 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए थे। हादसे में अब तक एक बच्चे समेत 11 लोगों की मौत हो गई है। वहीं इस दुखद हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दुख जताया है। पीएम मोदी ने पीड़ितों के मुआवजे का ऐलान किया है और मृतकों के सज्जन को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए दिए जाएंगे। पुलिस ने लापरवाही से मौत की धारा में प्राथमिकी दर्ज की है। कुलभूषण यादव एक सेवानिवृत्त नौसेना अधिकारी है जो सेवानिवृत्ति के बाद ईरान के चाबहार में व्यवसाय कर रहे थे और साल 2016 में पाकिस्तान ने कथित तौर पर कुलभूषण यादव का अपहरण कर लिया था और उन पर भारत का जासूस होने का आरोप लगाकर जेल में बंद कर दिया। पाकिस्तान ने एक बार फिर नापाक चाल चली है और भारतीय नागरिक कुलभूषण यादव की अपील का अधिकार देने से मना कर दिया है। कुलभूषण यादव पर पाकिस्तान भारतीय जासूस होने का आरोप लगाता है और अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने वहां के सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि कुलभूषण यादव को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से सिर्फ काउंसलर एक्सेस देने का आदेश दिया गया था और कुलभूषण यादव के पास अपील करने का अधिकार नहीं है। 2017 में पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने जासूसी के आरोप में कुलभूषण यादव की मौत की सजा सुना दी थी और भारत ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया और इसके खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में अपील की गई। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने भारत के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कुलभूषण यादव की मौत की सजा पर रोक लगा दी थी। पाकिस्तान को सुनवाई की समीक्षा करने और भारतीय नागरिक को काउंसलर एक्सेस देने का आदेश दिया। प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत ज्ञान के साथ ही अर्थव्यवस्था में डंका बजा रहा है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अगले 2 साल में हम विश्व की 3 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएंगे। राजधानी लखनऊ में आज रविवार को भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और इस दौरान रक्षा मंत्री ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि भारत इस समय दुनिया की सबसे बड़ी तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। लोकसभा में विपक्ष के नेता और रायबरेली से सांसद राहुल गांधी अमेरिका के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। राहुल गांधी कल संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के बोस्टन लोगान अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचे और यहां उनका बहुत गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। अपनी यात्रा के दौरान राहुल गांधी रोड आइलैंड में ब्राउन विश्वविद्यालय का दौरा करेंगे और यहां वे संकाय सदस्यों और छात्रों के साथ बातचीत करेंगे। राहुल एनआरआई समुदाय के सदस्यों, पदाधिकारियों और इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के सदस्यों के साथ बातचीत भी कर सकते हैं। हाल के महीनों में यह राहुल गांधी की अमेरिका की दूसरी यात्रा है। इससे पहले सितंबर 2024 में राहुल गांधी अमेरिका की 3 दिवसीय यात्रा कर चुके हैं और राहुल गांधी की पिछली यात्रा ने भारत में आरक्षण प्रणाली को खत्म करने के बारे में उनकी टिप्पणी के बाद राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया था। छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित सुकमा जिले का बड़ेसट्टी गांव नक्सलवाद से मुक्त होने वाला पहला गांव बन गया है। सरकार की नई आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति और इलवद पंचायत योजना के तहत इस गांव के विकास के लिए 1 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। नक्सल मुक्त होने पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन्होंने कहा कि सुकमा की बड़ेसट्टी पंचायत में 11 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, जिससे यह पंचायत पूरी तरह नक्सल मुक्त हो गई है। छिपे हुए नक्सलियों से मेरी अपील है कि मोदी सरकार की आत्मसमर्पण नीति को अपनाकर यथाशीघ्र हथियार डालें और मुख्यधारा में शामिल हों। 31 मार्च 2026 से पहले हम देश को नक्सलवाद के दंश से मुक्त करना चाहते हैं। और एक अधिकारी ने बताया कि छत्तीसगढ़ नक्सल आत्मसमर्पण पीड़ित राहत और पुनर्वास नीति 2025 का हिस्सा इलवद पंचायत योजना में उन ग्राम पंचायतों को 1 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की मंजूरी देने का प्रावधान है जो नक्सलियों के आत्मसमर्पण में मदद करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पार्टी सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा द्वारा सुप्रीम कोर्ट और देश के मुख्य न्यायाधीश पर की गई विवादास्पद टिप्पणियों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। वहीं पार्टी ने खुद को इससे अलग कर लिया है। इसके साथ ही पार्टी ने दोनों सांसदों को ऐसी टिप्पणियां करने से भी मना किया है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा कि भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा द्वारा न्यायपालिका और देश के मुख्य न्यायाधीश पर दिए गए बयानों से भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये उनके निजी बयान है, लेकिन भाजपा ऐसे बयानों से ना तो सहमत है और ना ही उनका समर्थन करती है। पार्टी ऐसे बयानों को खारिज करती है। नड्डा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने सदैव न्यायपालिका का सम्मान किया है, उनके आदेशों और सुझावों को खुशी से स्वीकार किया है। नड्डा ने इसके साथ ही सभी नेताओं से भविष्य में ऐसी टिप्पणियों से बचने की सलाह देते हुए उन्हें चेतावनी दी है।
भारी बारिश के कारण जम्मू के रामबन में बाढ़ आ गई, जिससे नाले का पानी बढ़ गया। चिनाब पुल के पास स्थित गांव में स्थिति अत्यंत गंभीर बनी हुई है। कई घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गए, जबकि 25 से 30 घर आंशिक रूप से प्रभावित हुए हैं। धर्मगढ़ पुलिस ने करीब 90 से 100 लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने में मदद की, जो बाढ़ के बीच फंस गए थे। स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमों को इस संकट को संभालने के लिए आदेश दिए गए हैं। वहीं इस बाढ़ से बची तबाही में कई लोगों की मौत भी हो गई है। वहीं रामबन में जमीन खिसकने से सड़कें टूट गई हैं, मार्ग बाधित हो गए हैं। रामबन में बारी बारी से आई तबाही का मंजर देख हर कोई सिहर उठा है। बिहार के बेतिया से एक बड़ी खौफनाक घटना की खबर सामने आई है। यहां पुलिस लाइन में एक सिपाही ने अपने साथी सिपाही पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। इस खौफनाक वारदात से पुलिस लाइन थर्रा उठी है। मिली जानकारी के मुताबिक घटना बेतिया पुलिस लाइन की है और मृतक की पहचान सिपाही सोनू कुमार के रूप में हुई है। घटना को अंजाम सोनू कुमार के साथी जवान परमजीत कुमार ने दिया है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि सिपाही परमजीत कुमार और सिपाही सोनू कुमार में किसी बात को लेकर विवाद हो गया। देखते देखते मामला इतना बढ़ गया कि आवेश में आकर परमजीत कुमार ने सोनू कुमार पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। परमजीत कुमार ने सोनू कुमार पर 20 राउंड फायर किए, जिनमें से 11 गोलियां सोनू कुमार को लगी हैं। इससे सोनू कुमार की मौके पर ही मौत हो गई। उधर घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे और मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी गई है। फिलहाल आरोपी सिपाही परमजीत कुमार को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। बीती रात आए भयंकर तूफान और बरसात के चलते बिजली विभाग को जिला कुरुक्षेत्र में लगभग 1 करोड़ रुपए का फटका लगा है। वहीं इस तूफान से आमजन को कई घंटे परेशानी का सामना करना पड़ा। जिला अधीक्षक अभियंता के अनुसार जिला कुरुक्षेत्र के 3 सब डिवीजन में बिजली के 60 पोल और 33 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए। पिहोवा सब डिवीजन में 40 पोल और 7 ट्रांसफार्मर क्षतिग्रस्त हो गए। इसके अलावा कई किलोमीटर केबल भी डैमेज हो चुकी है और कई जगह पर ट्रांसफार्मर तहस नहस होने की खबरें आई हैं। ऐसे में कुल मिलाकर लगभग 1 करोड़ रुपए का नुकसान विभाग को हुआ है। आंधी तूफान तेज गति से होने के कारण पीछे से ही सप्लाई बंद कर दी गई और उसके बाद तूफान के कहर ने अनेकों ट्रांसफार्मर और बिजली के पोल को अपने चपेट में लेकर क्षतिग्रस्त कर दिया। हरियाणा के फरीदाबाद जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर आप भी हैरान हो जाएंगे। जिस लड़की से युवक की शादी होनी थी, उस लड़की ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने होने वाले पति पर ही हमला करवा दिया। इसमें युवक को गंभीर चोटें आई। आसपास मौजूद लोगों की सहायता से युवक को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां युवक की उपचार के दौरान मौत हो गई। फिलहाल परिजनों की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 2 नामजद सहित 5 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक ये मामला दिल्ली से सटे फरीदाबाद का है। परिजनों के मुताबिक युवक की 15 अप्रैल को सगाई हुई थी और 19 अप्रैल को शादी होनी थी, लेकिन शादी से 2 दिन पहले अपनी प्रेमी को होने वाले पति की फोटो और पता भेज दिया था और उसके बाद प्रेमी ने अपने 4 साथियों के साथ फरीदाबाद के IMT इलाके में युवक पर हमला कर दिया और वहीं पुलिस मामले की जाँच कर रही है। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।